नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बहुमत के दम पर वक्फ संशोधन बिल कानून तो बन गया, लेकिन सवालों के बहुमत के आगे इस कानून से भारत की आत्मा लंबे समय तक सवाल करती रहेगी। वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर बीजेपी के सदस्य जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो कांग्रेस और डीएमके ने कहा है कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी याद दिलाया कि केंद्र सरकार के बनाए कई कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसे लेकर सुनवाई ही जारी है। 2019 के नागरिकता कानून और 1991 के उपासना स्थल को लेकर कांग्रेस ने हस्तक्षेप किया है, जिस पर सुनवाई जारी है। उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। हमने काफी मेहनत की है। दिल्ली के जामिया मिलिया के बाहर सुरक्षा बलों की ऐसी मौजूदगी देखकर कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का ध्यान आता है जहां इस तादाद में पुलिस गश्त कर रही हो? यहां ऐसा क्या हो जाने की आशंका है? क्या इसी विश्वास और समर्थन के साथ मोदी सरकार वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की गरीबी दूर करना चाहती है? वक्फ बिल के समर्थन में 10-20 मुसलमान स्वागत करते टीवी पर दिखाए गए। सदन में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू करोड़ों मुसलमानों के समर्थन का दावा करते रहे। वही सरकार चंद लोगों के विरोध की आशंका से घबरा गई। यूपी और बिहार को अलर्ट पर रखने की खबर को आप कैसे देखेंगे? मुस्लिम मोहल्लों में मार्च करती पुलिस, मस्जिदों के बाहर खड़ी पुलिस क्यों है, जब इस बिल के समर्थन में करोड़ों मुसलमान मोदी सरकार के साथ हैं? जामिया से लेकर एएमयू तक में पुलिस तैनात करने की इस मानसिकता से खुद को मुक्त नहीं करा सकी वो सरकार मुसलमानों की गरीबी एक कानून से दूर करने जा रही है। तो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए। आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को। हमारा ये तीसरा वीडियो है। केवल भाषणों का संकलन नहीं है, बल्कि हमें लगता है कि अभी भी वक्फ कानून को लेकर कई बिंदु ऐसे हैं जिन पर बार बार बात होनी चाहिए। हर बार इस कानून के दावों को समझने में मदद मिलती है। वक्फ को लेकर जिस तरह के झूठे और भ्रामक दावे फैलाए जा रहे हैं, उससे व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों के जीवन में फिर से या बहुत दिनों के बाद बहार आ गई है। लेकिन हमें आपको बार बार समझना है कि इस कानून के जरिए क्या हुआ है और क्या हो सकता है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान प्रताप गढ़ी, अभिषेक मनु सिंघवी, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, सपा के कपिल सिब्बल, डीएमके के ए राजा और अन्य विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने धुआंधार भाषण दिए और सरकार के भ्रामक दावों से लेकर कानून के प्रावधानों की कमियों को उजागर किया। अगर अब भी कोई ढूंढ रहा है कि विपक्ष कहां है, तो इन नेताओं के भाषण सुनने चाहिए कि विपक्ष ने कितनी तैयारी से अपनी बात रखी। सदन के बाहर मीडिया में उनकी दलीलों को कितनी कम जगह मिलती है बताने की जरूरत नहीं। विपक्ष के सवाल बहुमत की संख्या पर भारी पड़ते रहे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इफ्तारी करते रहेंगे, नमाजी बनते रहेंगे, लेकिन उनके सांसदों को इस बिल में एक भी कमी नजर नहीं आई। यह भी कम बड़ी बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के कुछ मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की कतई जरूरत नहीं। ऐसे इस्तीफों के दबाव से अब जनता दल यूनाइटेड हमेशा के लिए मुक्त है। जदयू के नेताओं को लोकसभा में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का भाषण सुन लेना चाहिए। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बार बार नहीं, बल्कि कई बार कहा गया कि वक्फ बिल महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहा है। कितनी बार आपने महिला का नाम सुना? लेकिन देश में वक्फ मामलों का अनुभव रखने वाली महिलाओं को आपने कितनी बार कुछ कहते सुना या देखा? 13 मार्च को पंजाब में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। सोबिया इकबाल और यास्मीन परवीन इसकी सदस्य हैं। पंजाब वक्फ बोर्ड में 3 महिलाएं चेयरपर्सन रह चुकी हैं। इनके नाम हैं निसारा खातून, जैनत अख्तर और रजिया सुल्तान।
इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड का कानून महिलाओं को सदस्य बनने और बोर्ड का अध्यक्ष बनने से नहीं रोक रहा था। मुस्लिम समाज के संगठनों ने भी महिलाओं का रास्ता नहीं रोका। महिलाएं वक्फ बोर्ड में काम कर रही थीं। मोदी सरकार ने इसे अनिवार्य करने के नाम पर माहौल बना दिया कि महिलाओं को नया रास्ता दिया जा रहा है। डॉक्टर दरख्शां अंदराबी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है। डॉक्टर सबीहा अहमद, डॉक्टर तबस्सुम खान यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड में सदस्य हैं। बिहार सुन्नी बोर्ड में कहकशा परवीन सदस्य हैं। शमा परवीन IAS अफसर हैं। पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड की सदस्य हैं। केरल वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्य हैं, रसिया इब्राहिम और VM राहना। नईम फातिमा काजमी दिल्ली वक्फ बोर्ड की सदस्य रही हैं। सबसे पहले कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने 2008 में एक महिला को उसका सदस्य बनाया था। वो शीमा मोहसिन साहिबा थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कई वक्फ बोर्डों के अंदर भी ऐसी महिलाएं आई हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में जब तक वक्फ बोर्ड का काम चल रहा था और जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जरिए से वक्फ बोर्ड को खत्म किया गया, उस वक्त उसमें भी एक महिला सदस्य मौजूद थी। 2013 में सच्चर कमेटी ने खास तौर पे इस बात का रिकमेंड किया था कि वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं को दाखिल किया जाए, और उसके बाद 2013 में जो अमेंडमेंट हुए, 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट हुए, उस अमेंडमेंट पे इस बात को सामने रखा गया कि महिलाओं को भी इसमें दाखिल किया जाना चाहिए। तो देश के कई वक्फ बोर्डों के अंदर महिला सदस्य पहले से मौजूद थी। ये खामखा बीजेपी के लोग जो हैं इसका श्रेय अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पहली बार मुस्लिम महिलाओं के लिए वक्फ बोर्ड के अंदर रिजर्वेशन किया है। ये बात गलत है। इससे पहले भी महिलाएं रही है। इसी तरह से ये बात भी गलत है कि वक्फ बोर्ड के अंदर पसमानदा लोग नहीं थे। देखिए, वक्फ बोर्ड में जो सिलेक्शन होता है वो बुनियादी तौर पे कहाँ से आते हैं लोग? ये बार काउंसिल से आते हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट से आते हैं, ये मेंबर असेंबली से आते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी से आते हैं। वहां से वो इलेक्ट होकर आते हैं। यानी वो कोई कम्युनिटी का रोल नहीं है कि कहां से किसको मेंबर बनाया जाए। मेंबर जो बनते हैं वो उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है। 2 मेंबर जो है यानी पार्लियामेंट से होंगे, 2 मेंबर असेंबली से होंगे स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर, और 2 मेंबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी से होंगे, 2 मेंबर जो है वो बार काउंसिल से होंगे। तो बार काउंसिल जिनको इलेक्ट करेगी वो आ जाएंगे। उसमें महिला भी हो सकती है, गैर महिला भी हो सकती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट, वो सब अपने में से 2 लोगों को भेजते हैं। वो महिला भी हो सकती है, गैर महिला भी हो सकती है। ये भ्रम जो है ये खत्म होना चाहिए कि हमने यानी बीजेपी ने पहली बार वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं के लिए गुंजाइश निकाली है, पसमानदा के लिए गुंजाइश निकाली है। बल्कि इन्होंने ये किया है कि पहले लोग इलेक्ट होकर आते थे और वो किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे, बल्कि वो वहां के मेंबर पार्लियामेंट अपने में से 2 लोगों को भेजते थे, मेंबर असेंबली अपने में से 2 लोगों को भेजते थे, बार काउंसिल लोग अपने में से 2 लोग भेजते थे। अब गवर्नमेंट ने उसको रिप्लेस करके नॉमिनेशन का मामला कर दिया। अब वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो ये तो यानी ये हस्तक्षेप तो बहुत गलत उनका हस्तक्षेप है। वक्फ की सारी बहस महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों के कल्याण की चादर में लपेटकर पेश की गई। विपक्ष के सदस्य कहते रहे कि 2000 के कानून में भी था, 1995 के एक्ट में भी था कि महिलाएं सदस्य हो सकती हैं, उनके होने पर मनाही नहीं थी। लेकिन वक्फ बोर्ड की मौजूदा और पूर्व महिला अध्यक्षों और सदस्यों को सामने नहीं लाया गया। मीडिया उन तक क्यों नहीं पहुंच सका? सरकार उन तक क्यों नहीं पहुंच सकी? मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने को लेकर मोदी सरकार कितनी बेचैन नजर आई। इसी मोदी सरकार ने 2023 के सितंबर में भारत की सभी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने का कानून बना दिया। खूब बहस हुई, महिलाओं के कल्याण के बिगुल बजाए गए। फिर धीरे से कह दिया गया कि यह कानून 2024 से नहीं लागू होगा। खुद अमित शाह ने कहा कि 2029 के बाद ही लागू होगा। तो 2023 में क्यों पास किया गया? देश में अभी जनगणना नहीं हुई है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हुआ है, लेकिन महिला आरक्षण कानून बना दिया गया क्योंकि किसी को शायद उस महीने की हेडलाइनों में महान बनना था। ऐसा कब होता है कि जो कानून 7 साल बाद भी लागू होगा या नहीं किसी को पता नहीं, उसे 2023 में पास कर दिया गया क्योंकि महिलाओं का कल्याण करना था। इसलिए इस तर्क में दम नजर नहीं आता कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर नया वक्फ कानून बनाया गया है। आप मुस्लिम महिलाओं को आज ही प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, कितनी अच्छी बात है।
और देश की बाकी महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में 2029 के बाद देना चाहते हैं। कुछ तो संतुलन होना चाहिए, नजरों में भी और तर्कों में भी। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। विपक्ष की तरफ से इस कानून को असंवैधानिक बताया गया, खूब सारे तर्क दिए गए और बिल के प्रावधान बताए गए। क्या मोदी सरकार असंवैधानिक कानून बनाती है? इसका जवाब है कि हां, मोदी सरकार असंवैधानिक कानून बनाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर हमारा वीडियो निकाल कर देखिए, पता चलेगा कि 2016 में बना यह कानून केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयों के दम पर टलता रहा, बचता रहा। लेकिन जब फैसले की घड़ी आई तो वही हुआ जिसका दावा विपक्ष ने किया था। 2024 के चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून रद्द हो गया, क्योंकि उसका मूल ही असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकारों का हनन है। और यही नहीं, इस असंवैधानिक कानून से मिले चंदे से बीजेपी कुछ ही सालों में कई हजार करोड़ की पार्टी बन गई। क्या मोदी सरकार के दौर में राज्यों में बीजेपी की सरकारों ने कानून का असंवैधानिक इस्तेमाल किया है? इसका जवाब है हां, किया है। बीजेपी की सरकारों ने कानून का असंवैधानिक इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर बुलडोजर का। आप इस पर भी हमारा वीडियो देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को असंवैधानिक करार दिया था। किसी भी आरोप में मुसलमान का नाम आने पर या मुसलमानों का नाम डालकर किसी आरोप में उनके घर गिराए गए, वक्त लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर का इस्तेमाल असंवैधानिक है। अफसोस कि इसके बाद भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, यह भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के 66A को अवैध कहा, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा कि इस कानून का अब भी इस्तेमाल हो रहा है। अवैध कानून का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था? इसी तरह मोदी सरकार 2023 में आईटी एक्ट में फेक न्यूज को लेकर संशोधन करती है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। तो बीजेपी बहुमत के दम पर असंवैधानिक कानून बना चुकी है और बहुमत के दम पर कानून का असंवैधानिक इस्तेमाल कर चुकी है। हम यह सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लोग भूल जाते हैं, और जब विपक्ष के सदस्य खड़े होकर कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन चुका है असंवैधानिक है, तो कई बार लोगों को यकीन नहीं होता कि मोदी सरकार असंवैधानिक कानून कैसे बना सकती है। The Waqf is an institution for religious and charitable purpose. The Muslim have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion because Waqf property belongs to Allah. They have also the right to administer such property. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religious duty, to manage their religious affairs, and therefore completely in violation of Article 26 of the Constitution of India. वक्फ कानून में लिखा गया है कि वक्फ वही कर सकता है जो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। क्या यह बात आपको कहीं से समझ आती है? ऐसा कानून बन जाए कि मंदिर वही हिंदू जाएगा जो 5 साल से हिंदू हो। इसकी आलोचना छोड़िए, हंसते हंसते लोगों की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यह मामला वक्फ की बहस में गंभीर बिंदु बन गया। विपक्ष के सांसदों ने कहा कि वक्फ कानून का यह प्रावधान मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि यह धार्मिक कार्य के तहत आता है। मोदी सरकार कहती है वक्फ धार्मिक मामला नहीं है। सर, मैं प्रावधानों पे आने के पहले एक और बुनियादी बात बताना चाहता हूं। वक्फ के माने क्या है सर? माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। वक्फ इज जस्ट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ का प्रशासन धार्मिक नहीं है। इसके प्रावधान का किसी मस्जिद या धार्मिक स्थल से लेना देना नहीं, यह संपत्ति के प्रबंधन का विषय मात्र है। क्या यह दलील सही है? वक्फ आप करते हैं इस्लामिक रीति रिवाज के कारण, जिसे वक्फ किया जाता है वह भी इस्लामिक रिवाज के अनुसार मुतवली बनता है, मैनेजर बनता है। क्या सरकार जानबूझकर इस फर्क को नहीं देखना चाहती
क्योंकि उसके पास बहुमत है। एक तरफ सरकार के मंत्री और सांसद कह रहे हैं वक्फ धार्मिक संस्था नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह कानून भी बना रहे हैं कि वही वक्फ कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान हो, और जो मुसलमान नहीं है वो नहीं कर सकता। क्या हिंदू मठों और हिंदू मंदिर बोर्ड का सदस्य होने के लिए 5 साल से हिंदू धर्म का आचरण करने का प्रमाण मांगा जाएगा, और किस आधार पर दिया जाएगा? जब उनके लिए यह बेतुकी शर्त नहीं है तो फिर वक्फ के लिए क्यों है कि 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करेगा वही वक्फ कर पाएगा। आप क्लॉज 39 पर आ जाइए, 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जेएसआर का नारा लगाया, और वो जेएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? दूसरी बात इन्होंने बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग होना, अब ये तो था पहले जेपीसी को जाके आने के बाद, अब ये कह रहे हैं कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप कैसा पहचानेंगे? हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा? मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं? मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, या और कोई तरीका होगा कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए? या नहीं कोई रिजू जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पर भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के। अभी किरण रिजिजू जी ने बताया कि वक्फ का मायना क्या है। सर, वक्फ का माना दान है, इट एज सिंपल एज दैट। वक्फ का माना दान है। दान कोई भी किसी को भी कर सकता है। ये बार बार कह रहे थे कि 2013 में एनीबडी कैन डोनेट करके लेके आए। इनको शायद ये पता नहीं, हुजूर मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में गैर मुसलमानों भी दान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर से जहां पे गैर मुसलमानों ने दान किया है। दान के लिए कोई रोक नहीं है, और ये दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है, हम उसको वक्फ के नाम से कहते हैं, लेकिन दान का कॉन्सेप्ट हर मजहब में है। हिंदूज में है, सिख्स में है, क्रिश्चियंस में, दुनिया के हर मजहब में दान का कॉन्सेप्ट है। हमारे दान के कॉन्सेप्ट से बनाए हुए इदारों को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड बना है। ये बात फैलाई जा रही है, क्यों सिर्फ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड चाहिए? क्यों हमारा बोर्ड नहीं चाहिए? क्यों सनातन बोर्ड नहीं चाहिए? इतना सोशल मीडिया में इसको फैलाया गया, मुसलमानों को अपील करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए। शायद इनको पता नहीं, शायद ये बोलना भी नहीं चाहते। इस देश में एंडोमेंट बोर्ड्स हैं, इस देश में मुजरा डिपार्टमेंट्स हैं, इस देश में हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट्स हैं, इस देश में एसजीपीसी है, इस देश में बहुत सारे स्टेट्स में क्रिश्चियंस के लिए काउंसिल्स और कॉर्पोरेशंस हैं। हर मजहब के लिए है, हर मजहब के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करने के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। टेंपल ट्रस्ट से, स्टेट से अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। आप ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं? और ये भी कहना कि मुसलमान को पहले 5 साल मुसलमान बने फिर तय करना होगा कि तुम वक्फ दे सकते हो कि नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूं, आप कौन होते हो कहने को नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? ये छोटी सी बात है, ये कौन सा कानून है? मैं हिंदू हूं, हिंदू होकर भी मैं दे सकता हूं। ये तो मेरी मर्जी है ना, प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपका तो कोई हक नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये आपने प्रावधान रखा क्यों? अगर आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हो कि सारे धर्मों पे लागू करो। इस्लाम में वक्फ का कानून इतना लचीला है कि हिंदू भी वक्फ कर सकता है। इस पर रोक लगाने का क्या तुक है? एक हिंदू दरगाह जाता है तो दान करता है, किसी मुस्लिम फकीर को भी दान कर सकता है, मुसलमान भी उसी तरह से मंदिर में दान करता है। मई 2024 में यह खबर कई जगह छपी है। कश्मीर के रियासी जिले के 2 मुसलमान गुलाम मोहम्मद और गुलाम रसूल ने मंदिर के लिए बनने वाली सड़क के लिए अपनी 1 करोड़ की जमीन दान में दे दी।
खबरों में लिखा है कि इस कारण गुप्त काशी गौरी शंकर मंदिर तक जाने वाली 1200 मीटर लंबी सड़क बन सकेगी। यह खबर देखिए फरवरी 2022 की है। केरल के मल्लापुरम जिले की यहां करीब 500 साल पुराने कंडुगुथ महादेव मंदिर तक सड़क बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पंचायत को करीब 1742 वर्ग फीट जमीन दे दी। इनके नाम हैं CH अबूबकर हाजी और M उस्मान। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने रायसीना हिल्स का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां पर जो गांव थे मुसलमानों के गांव थे, लेकिन उनमें रहने वाले एक हिंदू ने अपनी जमीन मस्जिद को दे दी, जो आज भी राष्ट्रपति भवन के सामने है। इसमें अब्दुल कलाम से लेकर इमाम और भुट्टो भी गए। यानी हिंदू की वक्फ की हुई जमीन पर बनी मस्जिद इस्लाम में पूरी तरह से मान्य है। तो सरकार कहां से 5 साल तक का तर्क ले आई? In the Raisina village, where the house residence of the President of India is there. It was a long back, it's a big village. In the big village, there are so many Muslims are there. One Hindu dedicated his property for offered their namaz, and that is the property, that is the mosque is in front of the parliament. In the front of the parliament, who has not come here? All Abdul Kalam Azad, so all important political leaders, including Bhutto, and the Imam of that is sitting here as one of our colleague, member of parliament. If prayers are offered once in a mosque, it is sufficient to constitute a good dedication. Dedication has been clearly said. Paragraph 39 of the judgment, that the founder must declare his intention to dedicate a property for the purpose of mosque. No particular form of declaration is necessary. The declaration can be presumed from the conduct of the founder, either express or implied. If this is the principle of law, is long-standing in our country, how can you say today you have to register Waqf by user? You have to give a declaration. I don't need to. Therefore, you are trying to buy this bill. You are trying to take away the basic reason of all the judgments of the Supreme Court. This is not correct and this is bad. कपिल सिब्बल ने इसी से जुड़ा एक और तर्क रखा। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा अधिकार दिया गया है कि कोई गैर मुस्लिम भी अपनी जमीन वक्फ कर सकता है। फिर अब यह प्रावधान क्यों हटाया जा रहा है? यह बंदिश क्यों लाई जा रही है कि 5 साल से इस्लाम मानने वाला व्यक्ति ही वक्फ कर सकता है? कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि इस तरह के प्रावधान से उन्हें चैरिटी करने से, दान देने से रोका जा रहा है। समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मैं उसको चैरिटी में देना चाहता हूं, तो कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और इतिहास में जो ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि there was a right of non-Muslims also to make a waqf. और 1954 में और 1995 में जो प्रावधान लाया गया, उसमें यह लिखा गया कि केवल मुसलमानों को वक्फ बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। और 2013 में जो संशोधन लाया गया, ये जो रोक थी वे खत्म हो गई। अब ये जो 2024 का अभी कानून बना है, उसमें वापस ये कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं। As far as the 17th century, and I'll give you a judgment of the Madras High Court, which observed that it is common for the Hindu zamindars to have Muslims in their territories to make Muslim endowments. Similarly, in Arur Singh versus Badr Deen, Lahore High Court upheld the right of a Hindu to make waqf of his property for a Muslim graveyard. After independence, Nagpur High Court upheld the right of a non-Muslim to create waqf. और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है, तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है?
सरकार का तर्क है कि वक्फ की जमीन धार्मिक नहीं है। यह कैसा तर्क है? इस्लामिक नियमों के तहत ही तो कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को वक्फ करता है। इस कानून का स्वागत करने वालों ने इस दलील के खतरों को बिल्कुल नहीं समझा। इतने तो मासूम वे भी नहीं लगते। अल्लाह के नाम पर की गई जमीन धार्मिक कैसे नहीं है? तब फिर इसी तर्क को हिंदू मंदिरों और मठों पर लागू किया जा सकता है क्या? क्या कहा जा सकता है कि उनके पास दान की जो जमीन है वो धार्मिक नहीं है? एक देश एक कानून जैसे भ्रामक नारों को जनता के बीच सफलतापूर्वक चला देने वाली बीजेपी सरकार क्या इस दलील को एक देश एक कानून के पैमाने पर ही परखना चाहेगी? वक्फ बोर्ड की तुलना ट्रस्ट से कर दी गई और किरण रिजिजू सांसद होने के अधिकार को वक्फ के बोर्ड में होने के अधिकार से जोड़ने लग गए। सांसद लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधि होता है। इसकी तुलना एक धार्मिक बोर्ड के सदस्य से कैसे हो सकती है? क्या इसी तरह किसी हिंदू बोर्ड में किसी सांसद या किसी मुस्लिम सांसद को सदस्य बनाया जा सकता है? जो आप लोग बार बार कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी हम लोग किसी धर्म किसी जाति का हिसाब से तो हम एमपी नहीं बने हैं, हम तो ऐसे सिटीजन होकर के एमपी बने हैं। तो अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी वाला हमको कहेंगे कि किरण रिजिजू मेरा यहाँ नहीं आ सकता है, हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म अलग है, तो कैसे होगा? मैं तो एज एमपी मेरे पास अथॉरिटी है, मैं जा सकता हूँ। उसी प्रकार से आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट को चलाता है चैरिटी कमिश्नर। तो ट्रस्ट वाला कैसे कहेंगे कि चैरिटी कमिश्नर मेरा जात का ही होना चाहिए? चैरिटी कमिश्नर तो गवर्नेंस को संभालने के लिए है, चलाता तो ट्रस्ट है। उसी प्रकार से आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान नहीं हो सकता है? आप कैसे कह सकते हैं? यह तर्क को आप थोड़ा गहराई से सोचिए। विपक्ष के सांसदों ने सरकार की इस दलील को ठीक से चुनौती दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि वक्फ और हिंदू ट्रस्ट दोनों अलग अलग इकाई हैं। कल्याण बनर्जी ने कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया और कहा कि ट्रस्ट अंग्रेजी कानून से बना है। हिंदू धर्म में ट्रस्ट का कोई धार्मिक प्रावधान नहीं है और ट्रस्ट बनाना धार्मिक काम भी नहीं, जबकि वक्फ पूरी तरह इस्लामिक परंपरा और कानून का हिस्सा है। अंग्रेजों के समय के एक फैसले का हवाला देकर कल्याण बनर्जी ने समझाया कि दोनों में कितना अंतर है। लेकिन क्या आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि सरकार इतनी बुनियादी भूल कैसे कर सकती है? क्या इसलिए कि उसके पास बहुमत है, कोई उससे सवाल नहीं पूछ सकता? गोदी मीडिया इन सवालों को गायब कर देगा। The Honorable Minister, he was speaking about the Hindu trust. The Muslim law relating to trust differs fundamentally from the English law. Hindu trust follows the English law. Muslim law doesn't follow English law. That is a basic difference. Mr. Amir Ali said the Mohammedan law owes its origin to a rule laid down by the Prophet of Islam and means the tying up of a property in the ownership of God the Almighty and the devotion of the prophets for the benefit of the human beings. As a result of the creation of a waqf, the rights of the waqif is extinguished and the ownership is transferred to the Almighty. It is religious. If it is religious, comes within the ambit and scope of Article 26 of the Constitution. वक्फ जिसके नाम किया जाता है वो केवल मैनेजर होता है, मालिक नहीं। वो वक्फ की जमीन का सौदा नहीं कर सकता, ना अपने नाम कर सकता है, जबकि कानून के अनुसार ट्रस्टी वारिस हो सकते हैं। वक्फ बाय यूजर एक टर्म बार बार आता रहा। यह क्या है? पुराने कानून में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान था, उसमें एक नई शर्त जोड़ दी गई है जिसका विरोध किया जा रहा है। वक्फ बाय यूजर का प्रावधान इसलिए किया गया था क्योंकि वक्फ की हर संपत्ति के दस्तावेज नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी वक्फ की संपत्ति मुगलों और अंग्रेजों के जमाने की है। तो इस मामले में देखा जाता है कि ऐसी किसी संपत्ति का इस्तेमाल बिना किसी रोक टोक से इस्लामिक प्रथा के अनुसार हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो वो वक्फ है। इसमें ऐतिहासिक मस्जिद भी आ सकती है, कब्रिस्तान की जमीन भी और अन्य इस्लामिक इमारतें भी, जैसे मदरसे भी। इसे हटाने का मतलब है अब आए दिन विवाद होगा, बवाल होगा, अंकिलों को काम मिलेगा और आपके बच्चों की जवानी खुशहाल होगी। अगर होती है तो फायदा किसे होगा, इतना आप समझ सकते हैं।
वक्फ बाय यूजर के साथ एक शर्त है। इस बिल के सेक्शन 7A में लिखा है कि अगर कलेक्टर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि कोई जमीन किसी विवाद में है या सरकारी जमीन है तो उसके मामले में वक्फ का पंजीकरण नहीं होगा जब तक कि उस मामले में अदालत फैसला नहीं लेती है। वक्फ बाय यूजर केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, गुरुद्वारा भी सदियों से कायम है और मंदिर भी। क्या उनके पास दस्तावेज हैं? राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन की यह दलील आप ठीक से सुनिए। इस पॉइंट को वे अपने तरीके से और स्पष्ट कर रहे हैं। कल मैं टीवी डिबेट पे था, एक जेपीसी की मेंबर थी इनकी मेरे साथ में, वो कह रही थी कि हम लैंड मोनेटाइज करेंगे। तो समझ में आ गया, मोनेटाइज करके किसको देंगे? तो वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है सर? इस देश में, हमारा देश प्राचीन देश है, इस देश में अलग अलग टाइम अलग अलग धर्म के स्थल बने हुए। हमारे देश में इतने किंगडम्स थे, राष्ट्रकूटा से लेके मौर्य से लेके चेरास, कदम्बास, विजयनगर एम्पायर, अशोका सम्राट का पता नहीं क्या कितने थे, बादशाहें थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। यहाँ पे सिर्फ मस्जिद मंदिर की बात, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं सर, इस देश में बहुत खूबसूरत मंदिरें बने, जबरदस्त मॉन्यूमेंट्स हैं देखने के लायक, गुरुद्वारास हैं, चर्चेस हैं, मस्जिद हैं। अगर आप 400, 500, 600 साल पुराने इमारतों के कागज पूछेंगे, तांबे में, पीतल में जहां लिखा था, कहां से ढूंढ के लाएंगे? उसका प्रूफ सिर्फ ये है, ये हर समुदाय के लिए सही है कि those properties, those institutions exist even today and they are in long usage. That is the proof of that being in waqf. There is waqf by user, there is temple by user, there is gurudwara by user, there is church by user, there is mata by user, there are so many religious institutions by user. किसका प्रूफ मांगेंगे? जब हमने बोला तो ये बोले कि हम प्रोस्पेक्टिवली अब ये करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देखेंगे। भाई जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बाय यूजर, अगर 200-300 साल पुरानी है तो उसको कैसा मानेंगे आप ये कह रहे हैं कि और दूसरा उसमें ये बोल रहे हैं कि डिस्प्यूटेड है। तो मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप टैग की बात कर रहा था, अगर डिस्प्यूटेड है, गवर्नमेंट है, तो फिर हम नहीं करेंगे। बट डिस्प्यूटेड कैसा है? डिस्प्यूटेड तो एक ही थी, वो बोले थे अयोध्या का मसला छोड़िए बाकी के पूरे इसमें आ जाएंगे। आप कैसा डिस्प्यूटेड, पुराने इदारों के डिस्प्यूट कैसा हो जाएगा? ये खोज रहे हैं बार बार देश में दंगे फसाद करवाने का, ये डिस्प्यूट करना, दंगे फसाद करवाना, अपना वोट बैंक क्रिएट करने की राजनीति कर रहे हैं वक्फ बाय यूजर को निकाल के। कानून की नजर में सब बराबर हैं और सबके लिए बराबर कानून है, यही तो होना चाहिए। जब आप गुरुद्वारा से लेकर मंदिरों से पुराने समय के रिकॉर्ड नहीं मांग सकते और होता भी नहीं है, तो विवाद के नाम पर वक्फ की गई संपत्ति को लेकर ऐसे प्रावधान क्यों जोड़ रहे हैं? सरकार की तरफ से दिए गए कई तर्कों और तथ्यों को विपक्ष ने भरपूर चुनौती दी। लोकसभा में जदयू के सांसद ललन सिंह ने किरण रिजिजू को बधाई तक दे डाली कि इस कानून को बनाकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक को उन्होंने बचा लिया। कब आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर दावा किया गया है और क्या मान लिया गया? कभी आप कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की भलाई के लिए कानून ला रहे हैं, कभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर दावा कर दिया जाता है वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसके लिए ला रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने रायसीना हिल्स पर बने राष्ट्रपति भवन को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उसे तार तार कर दिया। सभापति महोदय, दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों को लेकर कल माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब और अभी आदरणीय नेता सदन बात कर रहे थे, आइए उनकी सच्चाइयों पे भी बात करते हैं। 1911 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया, तो रायसीना हिल्स के चारों तरफ जो मुसलमानों की ढेर सारी जमीनें थी उनको एक्वायर किया गया और लुटियन को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेंट्रल विस्टा की तरह लुटियन जोन का मेगा प्लान तैयार हुआ, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत से अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा। तब यह तय हुआ कि वो जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें जस का तस रहने दिया जाएगा। इंडिया गेट के बगल वाली मस्जिद हो, जाप्तागंज, सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो, ऐसी 123 संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना।
और उसके बाद एक नया शहर बसाया गया जिसे लुटियंस जोन का नाम दिया गया। फिर 1943-45 के बीच एक और समझौता हुआ आजादी से पहले, उसके तहत काफी सारी वक्फ जायदादों को सुन्नी मजलिस औकाफ बनाकर उसके अंडर किया गया ताकि उसकी देखरेख की जा सके। गृह मंत्री जी 2 दिन से सदन में जो बात कह रहे हैं वो दरअसल 123 संपत्तियां उसी सुन्नी मजलिस औकाफ के तहत आती है। सभापति महोदय, आजाद भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत में 1954 में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जिसकी धारा 9 के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। दिल्ली की वही 123 प्रॉपर्टीज को 1970 में सर्वे गजट करके गजट नोटिफाई किया गया। इसके निपटारे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के द्वारा 1974 में एक बर्नी कमेटी बनाई गई। बर्नी कमेटी ने 1976 में इन 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने की रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर 1984 में कांग्रेस सरकार ने उन 123 प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद कोर्ट गई। मामला 2011 तक पेंडिंग रहा। फिर 2011 में कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि इसका निपटारा करो। तब 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली की उन्हीं 123 जायदादों को बर्नी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के हवाले किया। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम से गृहमंत्री जी कल से कांग्रेस को कोस रहे हैं। फिर आई 2014 में भाजपा की सरकार, जो तब से इन जमीनों को हड़पने की साजिश कर रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यह तर्क खूब चलाया जा रहा है। अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं कि वक्फ वाले किसी भी जमीन के सामने खड़े होकर कह देते हैं वक्फ की संपत्ति है। ऐसा कब हुआ है? क्या इस तरह के कुतर्कों का कोई जवाब नहीं? पीआईबी की वेबसाइट पर एक प्रेस नोट है जिसमें लिखा गया है कि गैर मुस्लिम संपत्तियों को मनमाने ढंग से वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया था, जिससे अनियंत्रित प्रशासनिक शक्ति के बारे में चिंता बढ़ गई थी। उदाहरण देते हुए बताया गया है कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे तिरुचेंथुराई गांव पर दावा कर दिया, जिससे वहां के निवासियों की संपत्ति के अधिकार प्रभावित हो गए। इसे लेकर डीएमके सांसद ए राजा ने लोकसभा में खूब जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि यह खबर पूरी तरह से गलत निकली। खुद जेपीसी और जिला कलेक्टर ने जाकर सबूत देखे, फिर भी यह झूठी खबर फैलाई गई कि पूरा गांव वक्फ की संपत्ति है। You recall your memory. When you introduced this bill, you said what prompted to introduce this bill. One of the classical examples that has been given by you, the reason for this bill to be piloted when you introduced in Tamil Nadu, in Tiruchirappalli district, entire village running thousands of acres were described as work property. JPC came into Tamil Nadu. The district collector came to depose evidence, and the secretary of the revenue department came to the evidence. CEO of the Accord came to evidence. All 3 officers came to JPC. The chairman is sitting here. Deposed the evidence. The cock and bull story that has been built by you and expressed by you has been demolished. In spite of the cock and bull story, no interference. No interference. Having said the cock and bull story, now we are coming at new cock and bull stories to say the parliament was given to Waqf Board. Sir, madam, the irony is that the minorities' rights are going to be protected by way of this bill, where the party is having no members of parliament Muslim community. There is no Muslim MP to introduce and pilot the bill and support the cause of the bill. They are not able to produce a single member of parliament, and they are giving moral advice to us how the secularism can be protected. ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर एक फैक्ट चेकर हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर भी दावा ठोक दिया था कि उनकी जमीन है। जुबैर ने दिखाया कि यह दावा झूठा है।
4 साल पहले जामनगर से बीजेपी की सांसद पूनमबेन हिम्मतभाई ने ऐसे किसी दावे को गलत बताया था। गुजरात वक्फ बोर्ड ने भी इस दावे को फेक न्यूज बताया था कि उनकी तरफ से हाईकोर्ट में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया। उस समय सवाई पीर दरगाह के बारे में याचिका दायर की गई थी, ना कि बेट द्वारका को लेकर। वक्फ बोर्ड की बेट द्वारका को लेकर कोई याचिका नहीं थी। सवाल है कि बीजेपी इस तरह की बातें क्यों कर रही है? क्या यही उसकी तैयारी थी? क्या इन्हीं भ्रामक बातों के पीछे कुछ और मंशा है जिसे पूरा करने के लिए कानून लाया गया है? सर, बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? यह एक उदाहरण नहीं है। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई उदाहरण दिए हैं। लिखा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गलत बयान दे दिया कि कुंभ की जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया है। जुबैर ने लिखा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसा दावा कभी नहीं किया गया। एक मौलाना ने अपनी तरफ से एक बयान दे दिया जो बीजेपी के ही करीबी हैं। जुबैर ने लिखा है कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मोदी और योगी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग चुके हैं। तो क्या मौलाना ने बीजेपी को मुद्दा देने के लिए ऐसा बयान दे दिया? लेकिन वक्फ की जमीन पर सरकार ने भी कब्जा किया है, उसे लेकर तो कोई अफवाह नहीं फैलाई जा रही। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कहा कि 1995 और 2013 में जब वक्फ बिल आया था तब बीजेपी ने समर्थन किया था। उन्होंने समर्थन में बीजेपी के नेताओं की कॉपी भी सदन के पटल पर रख दिए और कहा कि 2013 में जब संशोधन लाया गया, बहस हो रही थी, तो खुद बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने सदन में कहा कि वक्फ की 50% जमीन पर सरकार का कब्जा है। क्या शाहनवाज हुसैन आज ये बात बोल सकते हैं और बता सकते हैं कि वक्फ कानून से सरकार कैसे अपना कब्जा अब छोड़ने वाली है? 1995 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंडारू दत्तात्रेय जी ने अपनी बात रखी थी और राज्यसभा में सिकंदर बख्श जी ने अपनी बात रखी थी। अपनी बात रखने के टाइम पे दोनों भी इस बिल का पूरा समर्थन किया था। उसके बाद में लोकसभा में भी उसके बाद में इनके 2009 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम रहमान खान कमेटी रिपोर्ट को एग्जामिन करके हम उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। उसी रहमान खान कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे और आज ये जो बार बार कह रहे हैं सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जिस कमेटी के रिपोर्ट को इन टोटो इन्होंने खारिज किया था, उनके खिलाफ क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, उस कमेटी के रिपोर्ट के खिलाफ इन्होंने क्या क्या नहीं किया था। हम लोगों ने रहमान खान कमेटी रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब 2013 में अमेंडमेंट्स लाए थे, उस टाइम पे इनके तरफ से लोकसभा में शाहनवाज हुसैन जी, राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी जी अपनी बात रखते हुए उन 2013 के अमेंडमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये ड्रैकोनियन लॉ था, अगर ये किसी एक कम्युनिटी को अपील करने का मामला था, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के परे थे, तो आपने क्यों सपोर्ट किया था? क्यों कंसेंसस के साथ आपने ये बिल पास करने दिया था? आज 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपील करने के लिए लाया गया है। अगर मेरा डिस्प्यूट एंक्रोचर से होगा सर, तो एंक्रोचर में तो आपने तो 107 को डिलीट कर दिया। आप रातों रात खाबिज को, एंक्रोचर को मालिक बना रहे हैं। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए हुकूमत से, एक मुंबई में एक बहुत बड़े दौलतमंद है, खोजा बरादरी का यतीम खाना था। उन्होंने 2004 या 5 में 22 करोड़ में खरीद लिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप उनको मालिक बनाना चाहती है लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके? हमको बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष की तैयारी अलग स्तर की थी, लोकसभा से कहीं ज्यादा बेहतर। लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी, गौरव गोगोई और कल्याण बनर्जी ए राजा का भाषण धारदार हुआ,
लेकिन राज्यसभा में कई भाषण धारदार हुए। संजय सिंह, मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सैयद नसीर हुसैन ने जबरदस्त तकरीरें की और संवैधानिक भावनाओं और प्रावधानों के हिसाब से सवाल उठाए। आप इन सब के भाषण संसद टीवी के YouTube चैनल पर जाकर जरूर सुनिए, सरकार का पक्ष भी सुनिए और देखिए कि क्या सरकार इनके सवालों का जवाब दे पाई है। 2013 में भी वक्फ को लेकर कानून बना था, लेकिन तब कानून का मसौदा ऐसा था कि बीजेपी भी साथ खड़ी थी। इस बार का प्रस्ताव सहमति हासिल नहीं कर सका। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए, क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। विपक्ष ने जो कानूनी दलीलें दी, ऐतिहासिक सबूत दिए, उसके सामने सरकार कई बार कमजोर पड़ती दिखी। सरकार को दलीलों की क्या चिंता, उसके पास बहुमत। तभी तो गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया कि संसद का पास किया हुआ कानून है, कैसे नहीं मानेंगे। ऐसी दलीलें आप तभी देते हैं जब आपकी दलील खत्म हो जाती है। यह कानून की अपनी खूबी से ज्यादा बहुमत के दम्भ की दलील है। विपक्ष ने नहीं कहा कि कानून नहीं मानेंगे, विपक्ष ने कहा कि आप हमारी अपील सुन लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर मनोज झा तक ने सबने विरोध किया, लेकिन अपील भी की, गुजारिश भी की। कानून ना मानने की चुनौती सरकार को इन्होंने नहीं दी। वक्फ बिल के पास होने पर बीजेपी के सांसद जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने लिखा है कि इससे सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस बिल के पीछे बीजेपी की असली मंशा क्या है। विपक्ष देर रात तक सदन में डटा रहा, अपने सवालों से सरकार को घेरता रहा। बहुमत के दम पर सरकार सवालों से बेपरवाह नजर आई। आधी रात बीत जाने के बाद जब सुबह होने वाली थी, तब मणिपुर का प्रस्ताव लाया गया। उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में नहीं थे। उम्मीद है इस कानून से, वक्फ कानून से मुसलमानों की गरीबी दूर होगी, हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं बढ़ेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।